नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन तथा इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम आईटीआई वाले बच्चों के लिए हो, चाहे वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे, कभी आपने देखे होंगे कहीं पे। ऐसे क्वेश्चन भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेफ्टी प्रिकॉशन और इलेक्ट्रिक टूल से संबंधित रहेंगे। और इसको बड़े ही आपको ध्यान से देखना है सभी क्वेश्चनों को, और जो व्यवहारिक जीवन में भी आपको मतलब काम आ सकते हैं ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक शॉक से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के समय नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए उसको? जो यदि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसको क्या नहीं देना चाहिए? पेय पदार्थ उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पेय पदार्थ है वह भी एक कंडक्टर है, और जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वह भी कंडक्टर होती है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकते हैं। तभी तो इलेक्ट्रिक शॉक लगा ना। तो इसीलिए हमें उसको पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। आगे देखते हैं। सब आगे जो क्वेश्चन है, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। जो फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र है वह कहाँ पे उपयोग किया जाता है? वह पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए और गैस से लगी आग को बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है बड़े इम्पोर्टेंट है। जैसे जो ठोस से जो आग लगती है वह ए कैटेगरी की होती है, द्रव से जो लगती है बी कैटेगरी की, और जो सी कैटेगरी की होती है वह गैस से लगी आग, वो सी कैटेगरी की आग होती है। और इस सी कैटेगरी की आग के अंदर बिजली से लगी आग भी शामिल की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग में कौन सा सोल्डर इस्तेमाल किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक जो सोल्डरिंग की जाती है, सबसे पहले मैं बता दूं, इसके यहाँ पे जो तीन जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, सोल्डरिंग, सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से दो धातुओं को तीसरी धातु के माध्यम से जोड़ा जाता है। वह जो प्रोसेस है उसको सोल्डरिंग कहा जाता है। और सोल्डर कहा जाता है जो तीसरी धातु को हम यूज करते हैं, दो धातुओं को जोड़ने के लिए तीसरी धातु का इस्तेमाल करते हैं, उसको सोल्डर कहा जाता है। और जो सोल्डरिंग आयरन जो होता है, जैसे काबिया, आप जो देहाती भाषा में जो बोलते हैं, वो जो काबिया जो होता है वह सोल्डरिंग आयरन होता है। भाई वो जो साधन जिसकी सहायता से हम दो धातुओं को तीसरी धातु के माध्यम से जोड़ते हैं, जिस साधन की सहायता से जोड़ते हैं उसको सोल्डरिंग आयरन कहा जाता है। और जो सोल्डरिंग आयरन है उसकी बिट जो होती है वह तांबे की बनी होती है। आइए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है। और जो इसका जो सोल्डरिंग आयरन जो है, सोल्डर जो इस्तेमाल किया जाता है वह लेड और टीन का, लेड जिसके अंदर होता है 40% और टीन जो होता है उसके अंदर 60% होता है। आइए देखते हैं ये इसका जो मान है लेड और टीन का, इसका मान कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम टीन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो मुलायम सोल्डर होगा, और लेड की मात्रा को बढ़ा देंगे तो हार्ड सोल्डर होगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। लेड की मात्रा बढ़ाएंगे तो हार्डनेस बढ़ेगी, और टीन की मात्रा बढ़ाएंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केबल से इंसुलेशन को उतारने के लिए चाकू का कोण कितना होना चाहिए? जो केबल है उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है, जैसे आप देख रहे हैं आजकल गांव के अंदर भी केबल का इस्तेमाल किया जाने लगा है, उसके ऊपर जो ब्लैक रंग की जो पहली जो लेयर होती है वह इंसुलेशन होती है। उसके नीचे भी एक और लेयर होती है, वो भी एक इंसुलेशन का काम करती है। तो उस इंसुलेशन को उतारने के लिए जो रबड़ की बनी होती है, खासकर रबड़ की या पीवीसी की बनी होती है, उस इंसुलेशन को उतारने के लिए चाकू का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? तो वो 20 डिग्री का कोण होना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आप ध्यान से देखना। जो आगे जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए औजारों के हैंडल होने चाहिए। जो इलेक्ट्रिक शॉक हमें ना लगे इसलिए जितने भी औजार हैं, जो इलेक्ट्रिक औजार हैं, उसके जो हैंडल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? इंसुलेटेड होने चाहिए। यदि उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होगा, हम चलती लाइन में लाइव वायर में यदि हम काम करेंगे, चलती लाइन में हम काम करेंगे, तो यदि इंसुलेटेड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। यदि वो इंसुलेटेड है तो इलेक्ट्रिक शॉक
नहीं लगेगा, इसलिए हमें क्या है कि इंसुलेटेड औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए। और औजारों के हैंडल के ऊपर कोई भी ऑयली पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। यदि ऑयली पदार्थ लगा होगा तो क्या होगी, जो हैंडल है वो छूट जाएगा, फिसलन होगी। हो सकता है आप किसी पोल पे काम कर रहे हैं और वहाँ से कोई पेचकस है, प्लास है, वो उसके यदि ऑयली पदार्थ लगा हुआ है हैंडल पे तो वो छिटक जाएगा और नीचे हो सकता है कि अपना जो साथी, जो सहयोगी कर्मचारी है, सहयोगी है, उसको भी वो चोट लग सकती है। इसलिए हमें क्या है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हैंडल जो इंसुलेटेड होना चाहिए औजारों के हैंडल, और उसके ऊपर कोई भी ऑयली पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। आगे देखते हैं, फेज वायर को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। जो वायर है, फेज वायर होती क्या है, जिसके अंदर से करंट दौड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, फेज वायर बोलते हैं। और जैसे स्विच से पहले की जो वायर होती है वह होती है फेज वायर, और जो स्विच के बाद में लोड तक पहुंचती है उसको हाफ फेज बोलते हैं। स्विच से पहले जो वायर है उसको बोलते हैं फेज वायर, उसके बाद में स्विच से लेके लोड तक, चाहे वो आपके स्विच से जैसे लोड हो गया, लैंप हो गया है, फैन हो गया है, हीटर हो गया है, ये सभी लोड है। स्विच से लेकर के इन तक जो लाइन आती है, जो फेज वायर जो आती है, उसको हाफ फेज बोला जाता है। और जो फेज वायर है उसको हमेशा क्या है, स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। इससे जैसे आजकल क्या है, पहले स्विच से, अभी भी स्विच से है, और उसके बाद में एमसीबी हो गई है, तो ये क्या है, उनसे कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा फेज वायर को कंट्रोल में ही रखना चाहिए। यदि फेज से कंट्रोल नहीं होगा तो आपको करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आगे जो क्वेश्चन है, हार्ड रोन बेयर कॉपर चालक से ब्रिटेनिया जॉइंट बनाते समय मोड़ने के कोण होना चाहिए। जो हम मोड़ते हैं हार्ड ड्रोन, जो बेयर, जो ब्रिटेनिया जॉइंट जो होता है, कॉपर वायर से जो इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर वायर, उसमें जो ब्रिटेनिया जॉइंट जो बनाते हैं उसका जो कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ब्रिटेनिया जॉइंट में सीधी सी बात ये है यहाँ पे कि ब्रिटेनिया जॉइंट जब आप लगाएं तो उसके अंदर जो मोड़ आएगा वो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है, कंडक्टर और मेटल या फिर वाइंडिंग को ठीक करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। जैसे कोई कंडक्टर है या फिर मेटल है, उसको सीधा करना हमको, या फिर वाइंडिंग कर रहे हैं हम, वाइंडिंग को हम सीधा करेंगे, हो सकता है कोई वायर दाएं बाएं कहीं पे हो और सही एडजस्ट ना हो, तो उसको हल्की चोट की आवश्यकता होती है। तो हल्की चोट के लिए उसको क्या है, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैलेट बोला जाता है। लकड़ी का जो हथौड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, मैलेट बोला जाता है। किसी भी कंडक्टर को या फिर मेटल को या फिर वाइंडिंग को ठीक करने के लिए मेटल का, लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे एसटी लाइन पर कौन से जॉइंट का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। जो एसटी लाइन है उसके ऊपर जो जॉइंट है, कौन से जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। जो हाई ट्रांसमिशन लाइन जो है, ओवरहेड लाइन है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, कितना करंट मानव शरीर को खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। सीधी सी बात यहाँ पे ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वह करंट के माध्यम से लगता है, वोल्टेज से नहीं लगता। करंट से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और कितना इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक में कन्वर्ट कर देगा, तो वह करेगा 6 से 20 मिली एम्पियर। बिजली से लगी आग पर क्या नहीं डालना चाहिए। जो बिजली से आग जो लगती है उसके ऊपर क्या नहीं डालना चाहिए, भाई ऐसी चीज़ ना डाले जो कंडक्टिंग मटेरियल हो, ठीक है ना। यदि कंडक्टिंग मटेरियल ही हमको ने उसको दे दिया तो इसका मतलब उसका क्या है, ईंधन को हमने बढ़ा दिया। तो इसके अंदर क्या है कि क्या नहीं डालना चाहिए बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए, उसके अंदर ना ही तो हमको पानी डालना चाहिए, पानी भी चालक है, ना ही फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और ना ही पानी का इस्तेमाल करें बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। ये अवश्य ध्यान रखें। और ये हमेशा एग्जाम के अंदर फेवरेट क्वेश्चन ये माना जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर ये ITI वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं ये एग्ज़ाम हो। आगे क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है चांदी, उसके बाद में तांबा, सोना और एल्यूमिनियम, ये सबसे अच्छे चालक है विद्युत के। आगे देखते हैं,
पेच को खोलने के लिए पेचकस को कैसे घुमाएं? यदि हमको कोई पेच खोलना है तो उसको कैसे घुमाएं और बंद करना है तो कैसे घुमाएं, वो देखते हैं। यदि पेच को खोलना है तो पेच को कैसे घुमाना है हमको, पेचकस को कैसे घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज। पेच को खोलने के लिए पेचकस को एंटी क्लॉकवाइज, बंद करने के लिए क्लॉकवाइज। अब घड़ी घूमने की जो दिशा होती है वह है क्लॉकवाइज और घड़ी घूमने की जो उल्टी दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो हमको क्या है, घड़ी के साथ चलना है, मतलब काम करना है। पेच को हम कसेंगे, इसका मतलब काम होने लग रहा है, तो वो क्लॉकवाइज। और जब हम काम को, पेच को निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो काम नहीं होने लगा, काम को हम बिगाड़ रहे हैं। पेच को लगाना हमारा काम है, पेच को खोलना काम नहीं है। तो पेच को जब हम खोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हमको। हम समय के साथ नहीं, समय के विपरीत काम कर रहे हैं। तो इस ढंग से भी आप याद रख सकते हो। पेच को खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और पेच को बंद करने के लिए, कसने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पेचकस को घुमाएंगे। आगे देखते हैं, मानव शरीर को लगने वाला इलेक्ट्रिक शॉक किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रिक जो शॉक है वो किस पर निर्भर करेगा? करंट पे निर्भर करेगा। ये चीज़ मैंने पहले भी आपके सामने अभी डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज हमेशा किस वायर में लगा होना चाहिए? जो फ्यूज है हमेशा फेज वायर में लगा होना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन है, पायलट होल के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? जो पायलट होल जो करना है उसके लिए किस टूल का इस्तेमाल करें? तो उसके लिए पोकर का इस्तेमाल। पायलट होल के लिए पोकर का इस्तेमाल। पायलट में पै आने लग रहा है और पोकर में भी पै आने लग रहा है। पायलट के लिए पोकर का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है, गाइड होल के लिए, गाइड होल के लिए सेंटर पंच का इस्तेमाल करना चाहिए। गाइड होल यदि हमको करना है तो उसके लिए हमें सेंटर पंच का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंटर पंच का इस्तेमाल, जैसे कहीं पे हमें सुराख करना है, किसी धातु के अंदर सुराख करना है, तो उसके अंदर पहले निशान लगाया जाता है ताकि बिट है वो दाएं बाएं ना जाए। तो वहाँ पे क्या है, सेंटर पंच का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे पायलट के लिए पोकर का और गाइड के लिए सेंटर का। और जैसे गाइड जो होती है, हम पढ़ते हैं जो गाइड, वो क्या है, सेंटर से संबंधित ही तो है। सेंटर में हम जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे गाइड से संबंधित हो गया तो सेंटर से संबंधित हो गया। तो इसको गाइड होल के लिए सेंटर पंच का और पायलट होल के लिए पोकर का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के अंदर तेजाब को बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए। और ऐसा ना हो कि तेजाब के अंदर पानी को, यदि हम तेजाब के अंदर पानी को मिलाएंगे तो वो पानी क्या उछल करके हमारे ऊपर ही आ जाएगा, वो बाह बन जाएगी। तो क्या है कि पानी में तेजाब को मिलाना चाहिए, ना कि तेजाब को पानी में। और पानी में तेजाब को बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए। आगे है, इलेक्ट्रिक चाकू में कितनी धार होती है? इलेक्ट्रिक जो चाकू जो होता है वह दो धारी होती है, दो धार होती है। ऊपर नीचे दो, काटने के लिए, वायर के इंसुलेशन को उतारने के लिए दो धार होती है। आगे क्या है, अग्निशामक यंत्र से इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? अग्निशामक यंत्र से इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह विधि है पास की। क्या होती है? पास की विधि होती है। पास का मतलब क्या है? पी का मतलब है पुल, पुल का मतलब खींचना। एम का मतलब निशाना लगाना, ठीक है ना। पुल मतलब जो हम अग्निशामक यंत्र है उसको अपनी तरफ खींचना, पुल करना। और उसके बाद में एम, जहाँ पे आग लगी हुई है उस के ऊपर एम लगाना। उसके बाद में क्या है, स्क्यूज। स्क्यूज का मतलब क्या होगा, खींचना, जैसे पिन को जो है, पिन को निकालना। उसके बाद में क्या है, पिन को जब हम निकाल देंगे, उसके हैंडल को दबाएंगे, तो उसके बाद में क्या है, स्वीप करना, उसको घुमाना, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे घुमाते रहेंगे। तो क्या है, पास विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पास की फुल फॉर्म आती है, ये ध्यान रखें। पी का मतलब पुल, ए का मतलब एम, और एस का मतलब स्क्वीज, और दोबारा जो चौथे नंबर का जो एस है उसका मतलब है स्वीप। जैसे स्वीप खेलते हैं ना क्रिकेटर, स्वीप खेलते घुमाते हैं शॉट को घुटनों के बल, ऐसा कुछ है स्वीप, ठीक है। आगे देखते हैं, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए कितना टाइम गोल्डन टाइम माना जाता है? सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन है,
भाई कितना टाइम है जो दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति है, किसका एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या है कि गोल्डन टाइम, कितना टाइम उसका गोल्डन टाइम माना जाता है, कितना टाइम उसके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो जो शुरुआती जो 30 मिनट होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसको फर्स्ट एड भी देनी होती है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना भी होता है। तो क्या है, 30 मिनट को गोल्डन टाइम माना जाता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? जो दिल का दौरा पड़ गया है किसी को, तो उसके पहचान कैसे होगी? तो होठों के चारों ओर नीले निशान मिलेंगे। क्या है, होठों के चारों ओर नीले निशान मिलेंगे। ये निशान होते हैं, वो क्या है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति के जो निशान होते हैं, ऐसे सिम्पटम उसके सामने दिखाई देंगे। आगे जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस लेक्चर का। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग होने वाले हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? जो बिजली से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, हैलोन टाइप, सबसे ज़्यादा हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर का भी क्वेश्चन पूछ लिया कि उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह गैस भरी जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC और ब्रोमोक्लोरो फ्लोरोमीथेन, इनका मिश्रण बनाया जाता है। BCF का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CTC का BCF का, इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र में। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसके अंदर जो एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक जो टूल जो होते हैं उसके जो हैंडल है वो कैसे होने चाहिए। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।